स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए ये डीएलएड विषय के 5वां प्रैक्टिस सेट है। और इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देखा है डीएलएड सब्जेक्ट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। और इसका सही जवाब है विकास के संदर्भ में ये जो कथन लिया गया है, यानी कि विकास जो होता है वो आप जानते हैं कि बहुआयामी होता है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है और जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। और विकास की जो प्रक्रिया है गर्भधारण से लेकर के और मृत्यु तक होती है। इस तरीके से विकास क्या है, तो एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकासात्मक परिवर्तन, इसके संबंध में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। विकासात्मक परिवर्तन के संदर्भ में ये सही है कि विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर एक क्रिया होती हैं। और बालक के विकास की प्रक्रिया में विभिन्न बाह्य और आंतरिक कारक जो है कि अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और आपके जो वातावरण की जो प्रमुख जो घटक होते हैं उसमें उनकी भागीदारी होती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका भी सही जवाब है कि वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्या है कि एक प्रक्रिया है विकासात्मक जो परिवर्तन होता है। दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि प्रारंभिक बाल अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। आप जानते हैं कि प्रारंभिक जो बाल अवस्था है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है। और इस अवस्था में बालक का अधिकांश जो व्यवहार होता है जिद्दी होता है और विरोधात्मक होता है और आज्ञा न मानने वाला होता है। और बालक खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनमें बालकों में जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि प्रारंभिक बाल अवस्था में। इसके बाद के प्रश्न है कि समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है। और इसका सही जवाब है कि ये प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता है। इसके पहले भी प्रगतिशील कक्षा के संबंध में प्रश्न हो चुके हैं कि उसमें समूहों में चर्चा होती है जिससे कि सभी बच्चों को अपनी भागीदारी और एक तरीके से सहभागी होने का मौका प्राप्त होता है। और ऐसा करने से प्रगतिशील कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है और इसमें हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती हैं ये जो कक्षा होती है इस प्रकार की। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि बच्चों के विकास का क्रम, ये बताना है कि बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है। तो बच्चों के विकास का जो क्रम होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालकों में विकास सामान्यतः सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि बालक अपने शरीर के किसी एवं अंग का संचालन करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है इसमें जो गति समन्वय वैकल्य जो होता है ये एक प्रकार की एक ऐसी मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति की हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। एक विकार जो मांसपेशियों के नियंत्रण में कठिनाई की विशेषता है, जो गति और समन्वय, भाषा और भाषा के साथ समस्याओं का क्या करता है कि कारण बनता है और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और इससे जो है कि डिस्प्रैक्सिया भी कहा जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि यहाँ से देख सकते हैं अगला प्रश्न कि समावेशी शिक्षा के विषय में ये प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक सहायक है समावेशी शिक्षा के लिए। तो समावेशी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास सहायक हो सकता है। समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको भी एक सामान्य बच्चों के साथ मिला करके और उसमें कक्षा का संचालन होता है। और इसमें उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बौद्धिक, संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने और सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन सी दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवासन, ये उसकी एक विशेषता है। अगला प्रश्न है 83 नंबर देख सकते हैं, ये 83 प्रश्न है और इसमें पहले ही 2 आपको देख रहे हैं कि 2 खाली स्थान है, वहाँ पे ऑप्शन के सहायता से उसको भर करके उसको पूरा करना है। बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक बता रहा है। तो ये बताना है, देखिए पहला जो समाजीकरण के संबंध में भी प्रश्न इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि समाजीकरण की जहाँ तक बात है तो परिवार जो होता है
वो किसी भी बच्चे का समाजीकरण का प्रथम कारक होता है। और यहाँ पे द्वितीय कारक की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे जो स्कूल होता है और जो धर्म है, तो स्कूल और धर्म ये किसी बच्चों के समाजीकरण का द्वितीय कारक माना जाता है, क्योंकि प्रथम पाठशाला मानी जाती है, परिवार को माना जाता है। तो इस तरीके से परिवार जो है कि समाजीकरण का पहला कारक है और स्कूल और जो धर्म हैं ये द्वितीय कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि इसमें जो है कि निष्क्रिय नकल की रणनीति से बचना चाहिए उनको, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिक विभिन्नताओं की, ये दिया हुआ है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। और इसका सही जवाब है कि एक शिक्षक को उसमें अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सीखने के लिए आते हैं उनके पास अपना वो खाली नहीं होते हैं, वो उनके पास कुछ पूर्व अनुभव होता है और उसको शामिल करते हुए हम उनमें ज्ञान का संचार कर सकते हैं। ये अगला प्रश्न है, इसके लिए बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि जो NCF 2005 है, इन निम्न में से किसके महत्व पर बल देती हैं। और इसका सही जवाब है कि जो NCF 2005 है वो सक्रिय जुड़ाव और बातचीत के महत्व पर बल देती है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य रूप से पाठ्यक्रम पर निर्भर हैं और उसका मुख्य सूत्र है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। कक्षा 1 और 2 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मूल्यांकन का तरीका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है और पर्यावरणीय शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी NCF 2005 में जिसका जिक्र किया गया है। और समावेशी वातावरण पर भी बल दिया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए कि सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पे बल देता है NCF 2005 जो है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। प्रतिभावान विद्यार्थी यानी कि सोच में सटीकता की आवश्यकता एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता होती है, क्योंकि जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं, क्योंकि वे उच्च बुद्धि और अभिक्षमताओं में संपन्न होते हैं और इनकी जो बुद्धि और लब्धि होती है, यानी कि जिसको इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट कहते हैं, जो IQ होता है वो 120 से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता का गुण कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है। और इसका सही जवाब है कि मौलिकता का जो गुण होता है वो सृजनशील बालकों में पाया जाता है। यानी कि मौलिकता से मतलब ये होता है कि किताबों और रटी रटाई भाषा के बदले अपनी सोच और सकारात्मक और मौलिकता को जगह देना। ऐसे बालकों में जो मौलिकता को ध्यान में रखते हैं वो सृजनशील होते हैं और अपने बुद्धि विवेक से भी किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, या ये कह सकते हैं कि किताबों और रटी रटाई भाषा में वो विश्वास नहीं करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को खेलना ज़रूरी है। क्यों खेलना ज़रूरी होता है, देख लीजिएगा। तो बच्चों को खेलना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसका सही जवाब। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्न में से अधिगम की विधियाँ कौन सी हैं। अधिगम की विधियाँ इनमें से कौन है, तो इसका सही जवाब है कि देखिए अधिगम की जो विधियाँ होती हैं उसमें करके सीखना होता है, अवलोकन करके भी सीख सकते हैं, सामूहिक विधि के द्वारा सीखा जाता है और सुप्त अधिगम विधि के द्वारा भी सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अवलोकन विधि है, करके सीखना, ये भी एक अधिगम की विधियाँ हैं, सुप्त विधि, और ये जो है कि सामूहिक, यानी कि इनमें से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ई सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी सुनाने से क्या होता है। कहानी सुनाने से बालकों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। और इसके बाद का प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है और आप जानते हैं कि खेल जो है बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का एक विशेष महत्व है, क्योंकि खेल एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक जो है कि मूल प्रवृत्तियों को सीखता है और इस तरीके से बच्चों में एक तरीके से मेल मिलाप की भावना का विकास होता है। यानी कह सकते हैं कि टीम भावना जो है वो खेल के माध्यम से ही आती हैं। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि शिक्षा में 3R जो है, 3R का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है 3R का। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले वर्ड भी हैं, आप देख सकते हैं रीडिंग, राइटिंग
और अर्थमेटिक दिया है, रीडिंग राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग, रीडिंग राइटिंग एंड अर्निंग और रीडिंग राइटिंग एंड रेडमेटिक। ये जो है कि ऑप्शन है और इसका सही जवाब क्या हो सकता है, तो सही जवाब ऑप्शन डी में है, यानी कि 3R का मतलब है कि रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक है। शिक्षा के लिए यह जो शब्द है वो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में गढ़ा गया था और यह स्कूली शिक्षा में 3 बुनियादी कौशल होते हैं कि कम से कम पढ़ने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए और एक रिदम के तौर पे उसको जो है कि बोलने आना चाहिए। ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ये शिक्षा के लिए एक शब्द गढ़े गए थे, यानी कि 3R को इसकी धारणा को विकसित किया गया था। नेक्स्ट है कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि जागृत करने का एक नायाब तरीका क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है और आप जानते हैं कि आज के जो बदलते हुए परिवेश में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में चतुर्दिक विकास के लिए खेलकूद भी बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चों में या कहें कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि को जगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें खेल स्तर पर ले जाएं और उसे प्रोत्साहित करें। ऐसे निश्चित रूप से वो खेल के प्रति जागरूक होंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। इसके बाद का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है, कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है, ये अगला प्रश्न है। और देख सकते हैं कि इकाई योजना का लाभ नहीं है, यानी कि इसमें छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रतिबंधित करने में मदद करती हैं। यह जो है इसमें आप देख सकते हैं, ऑप्शन को पढ़िए, इसमें दिया हुआ है कि योजना इकाई जो है का लाभ कौन सा नहीं है, तो यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रतिबंधित करने में मदद करती हैं। तो ये जो है कि उसकी योजना इकाई का लाभ नहीं है, हमने ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए मौलिक अधिकार हैं। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न, आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है और ये एक तरीके से बच्चों का मौलिक अधिकार भी हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि मानसिक योग्यताओं में समाहित होता है क्या, मानसिक योग्यताओं में समाहित होता है, यानी कि स्मृति, तर्क, चिंतन करना और सृजनात्मकता जो है, यानी कि जो क्रिएटिविटी होती हैं, वो सभी चीज़ें मानसिक योग्यताओं में समाहित होती हैं। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद का प्रश्न है कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक का अर्थ क्या होता है। वैसे बच्चे जो शैक्षणिक रूप से पीछे हो गए हैं या पिछड़े हैं, उनका क्या मतलब है, यानी कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक का अर्थ होता है पढ़ाई में पिछड़े होना या पढ़ाई में मन नहीं लगना, यानी कि ये शैक्षणिक पिछड़ापन है। इसके बाद का प्रश्न है कि आप एक अध्यापक हैं और आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सभी जो है कि आप कॉमन सेंस के आधार पर इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि हमारे स्कूल के किसी अध्यापिका के साथ जो है कि हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि आपको यानी कि अपने सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार सामान्य होना चाहिए, जिससे विद्यालय का पठन पाठन जो है कि उचित ढंग से हो पाएगा, यानी कि सामान्य होना चाहिए, उसमें विशेष, कठोर या अनिश्चित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कि छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका जो होती है, यानी कि उसके समर्पित शिक्षकों का होता है, क्योंकि शिक्षकों का मार्गदर्शन सही होगा तो भी छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि 101 जो प्रश्न है कि मूलभूत शिक्षा यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है उसका विचार किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था। ये अगला प्रश्न है और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है कि जो मूलभूत शिक्षा है यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है उसका विचार महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी की भारत की जो देन है उनमें मूलभूत शिक्षा जो है कि सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था और इसमें वर्धा योजना नई तालीम बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को यह योजना बनाई थी, यानी कि सही जवाब ऑप्शन बी में है, महात्मा गांधी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण करवाना ज़्यादा अच्छा बेहतर है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है यानी कि जो शिक्षण है उसको मातृभाषा में ही करवाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसका कारण ये है कि इसमें बच्चों की प्राकृतिक वातावरण में सीखने का मौका मिलता है और ये चीज़ें उनको उसमें मदद करती हैं। प्राकृतिक वातावरण में शिक्षण करना सहज और सुगम भी होता है, जिससे छात्र जो हैं वो विषय वस्तु से आसानी से जुड़ जाते हैं या उससे आसानी से वो विषय वस्तु को समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि शिक्षा प्रणाली में ICT के क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा प्रणाली में ICT का उद्देश्य ये है कि ICT के जो आजकल के देख रहे हैं कि ICT का जिस तरीके से उपयोग बढ़ रहा है हर तरीके से, तो इस तरीके से शिक्षा प्रणाली में इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँचने का एक विस्तार हो सकता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, आजीवन सीखने में वृद्धि होगी और सीखने में मददगार, यानी कि ICT के संदर्भ में ये सभी कथन जो है कि सही हैं।
यानी कि ऑप्शन इसमें से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो किसको बढ़ावा दे, निराशा को, अभिसारी उत्तर को, अपसारी सोच को, या फिर मात्र रटंत विद्या को जो बढ़ावा दे, ऐसे नहीं। तो एक शिक्षक को हम जानते हैं कि ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा अवश्य तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दें, यानी कि ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोच सकते हैं, हम उन्हें अपसारी सोच या अपसारी चिंतन कहते हैं। जबकि अभिसारी सोच का मतलब होता है कि एक ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं, यानी कि इसमें सही जवाब है कि अपसारी सोच को विकसित करने का रूपरेखा अवश्य तैयार करना चाहिए, ऑप्शन सी में है, जिसका हम एक समस्या को हम कई तरीक़ों से सोचते हैं उसके विषय में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या सिफारिश करती हैं? जो राष्ट्रीय न्यू इकोनॉमिक जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है तो उसकी वो सिफारिश क्या करती हैं, यानी कि उसमें किस बातों का जिक्र है। आप चूँकि उसका जो ड्राफ्टिंग आ भी गया था उससे लागू नहीं हो पाया, नहीं किया गया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हैं वो बहुभाषावाद का एक तरीके से कहें कि सिफारिश करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो भाषा संबंधी जो कुछ बिंदु हैं उनमें जैसे कि 5वीं यानी कि 1 से जो 5वीं क्लास तक जो है 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। मातृभाषा को कक्षा 8 और इससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव उसमें दिया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि विज्ञान सहित सभी विषयों की उच्चतम गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को मातृभाषा में ही उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरीके से उसमें बहुभाषावाद को उसमें महत्व दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इसके आगे के प्रश्न हम जल्द ही देखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट भी आ गया है, ऐसे में समय कम है। तो आप आपके पास जो भी मटेरियल हैं आप उसी को अच्छे तरीके से कर लें, आप काफ़ी हेल्पफुल होगा वो।